देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। 1973 के मुतफ़िक़ा आइन की मंजूरी के बाद अब तक मुल्क के अंदर 25 तरमीम हो चुकी हैं, जिनमें चंद एक ऐसी हैं जो अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए बज़ाहिर की गई। पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद 26वीं आइनी तरमीम के लिए बड़ा गर्म जोश नजर आता है। गुज़िश्ता माह की एक रात को जोर जबरदस्ती आइन में तरमीम करने की कोशिश की गई है, जो नाकाम साबित हुई। अदालती तारीख में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खुला खत लिखकर ये दावा किया था कि उनके कामों में खुफिया एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के 8 जज साहिबान ने खुसूसी नशिस्तों के सिलसिले में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ फैसला सादिर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। हुकूमत इनके सिलसिले में अंदेशा हाय दूर दराज में मुब्तला हो चुकी है, चाहती है कि उनके मनसब संभालने से पहले वो ऐसी आईनी तरमीम मंजूर करवा ले ताकि उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा बाकी न रहे। लेकिन ऑपोजिशन की जबरदस्त मुखालिफत और मौलाना की शराइत के बाद हुकूमत अब एक कदर पीछे नजर हटने पर मजबूर हो गई है। अब आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेफाक हो गया है। तहरीके इंसाफ ने ताहाल इस पर भी इत्तेफाक नहीं किया। आज बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिंदगी में कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं देखी जिसमें इस किस्म की आप कानून साजी कर रहे हैं। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी मिनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। मेरे पास अभी अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। जी, खान साहब के मशवरे के साथ होगी जब मुलाकात होगी। मौलाना पीटीआई को सेम पेज पर लाने के लिए पुरुमीद तो है, मगर सवाल ये है कि क्या खान साहब इस पर इत्तेफाक करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत में भी अच्छा खासा इख्तिलाफ नजर आता है। हुकूमत भी ऑपोजिशन की आपसी लड़ाई का फायदा उठा रही है। हम्माद अजहर ने जिस हिसाब से अली मीन गंडापुर को कहा, वो सब ये बात दर्शाता है कि पीटीआई क़यादत फैसला साजी का फुकदान है। साथ साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से भी पार्टी क़यादत पर मुकम्मल हिकमत अमली के साथ सड़कों पर उतरने का प्रेशर डाला जा रहा है और क़यादत की पार्टी के बानी के साथ मुखलसी पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसी सब पर बात करेंगे। जी, मेरे साथ सबसे पहले आज मौजूद है शजरा मनसब है, एमएनए है, मुस्लिम लीग नून से, सेंटर सरमद अली है पीपल्स पार्टी से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले शजरा मनसब साहिबा। शजरा मनसब साहिबा, आज जहां ये बात हो रही है आईनी अदालतों की, वहीं अब बात पहुंच चुकी है आईनी बेंच तक। क्या होने जा रहा है और क्या अब तक सोफार जो है कंसेंसस डेवलप हो चुका है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने शुरू से यही चाहा और हमने ये बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ ये आईनी तरमीम आए और इसमें हमने तमाम जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज थी उनके साथ तो हमारा ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज को भी हमने कहा, स्पेशली मौलाना साहब से हमारी बातचीत चल रही थी। उनके साथ काफी जो उन्होंने अपने सजेशन दिए, कुछ हमारे थे, करते कराते हमने हमेशा यही चाहा है कि ब्रॉडर कंसेंसस से हो। तो इस वक्त अब आईनी अदालतों पे क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, तो हमने ये सोचा कि अब फिलहाल के लिए आईनी बेंच आ जाए। उससे भी थोड़ी सी बेहतरी तो आ जाएगी। बेसिक जो हमारा मकसद वो ये है सिर्फ कि अवाम के जो केसेस पड़े रहते हैं और अदालतें सियासी मुकदमों के ऊपर वक्त इतना लगाती हैं और अवाम इंतजार में बैठे रह जाते हैं, जनरेशंस उनकी गुजर जाती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो अभी अगर आईनी बेंच बन जाएगा तो थोड़ा बहुत तो उसमें फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जाहिर है आईनी तरमीम है, उसमें जितने ज्यादा जमातों का इनपुट हो उतना बेहतर है। इस वक्त सवाए पीटीआई के, जिसको कि आज हमने कहा वो आई भी, आज उन्होंने उसमें कमेटी में आई, लेकिन उन्होंने कोई अपनी तरमीम या कोई सजेशंस पेश नहीं की, ना कोई मुसवदा पेश किया।
लेकिन अभी उनके साथ भी मौलाना की मीटिंग वगैरह होगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने सजेशन देंगे। और इस वक्त क्योंकि बाकी तमाम पार्टीज मोर और लेस कंसेंसस पे आ चुकी हैं, तो पीटीआई भी इस आईनी तरामीम का हिस्सा बनेंगी। अच्छा, कल लतीफ खोसर साहब थे प्रोग्राम में मेरे, वो यही बात कर रहे थे कि आईनी आप बेंच बना दें, अदालतें बनाएंगे तो उसके लिए एक बजट चाहिए होगा ठीक ठाक, फिर आपको एक वर्क फोर्स चाहिए उसके लिए, फिर आपको उसके लिए, अभी चूंकि हम ऑलरेडी मईशत की वजह से बड़े परेशान है, क्योंकि फिर वो जजों के लिए आपको पूरी मराते चाहिए, फिर एक ठीक ठाक आपको उसमें जो है ना बड़े लेवल पे चीजें करनी पड़ेंगी। तो इससे आईनी बेंच बनाते जाएं। और बेंच से मुराद ये था कि वो कह रहे थे कि सीनियरिटी के बेसिस पे 2 जजेस जब होते हैं चीफ जस्टिस के साथ साथ उनको आप लगाएं, बीच में भी लगे थे 200 केसेस हैं उन्होंने कहा टोटल, इतने केसेस भी नहीं है आईनी जो केसेस हैं पेंडिंग में, उन्होंने कहा वो 200 केसेस आप निपटा लें 2 महीने के अंदर, आप लगाएं वो केसेस और आप करवाएं, क्योंकि अगर आप आईनी अदालत पे जाएंगे तो उन्होंने कहा आपको एक नया सिस्टम डालना पड़ेगा और उसके लिए आपको ठीक ठाक पैसे की और वर्क फोर्स की जरूरत होगी। जी देखिए, यही सारी चीजें या यही बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो खैर समझती हूँ कि देखिए ना, जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज्यादा मराद दी जाती हैं, जो रिटायर्ड भी हो जाते हैं जजेस, उनको भी कई बहुत हैवी पैकेजेस दिए जाते हैं, उसके ऊपर भी कोई तरामीम मैं पर्सनली समझती हूँ होनी चाहिए। प्लॉट्स भी मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो इन चीजों पे भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इतनी ज्यादा चीजें या ये सारी वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो भी सबने समझा एक कलेक्टिव विजडम में, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की सुप्रीम होने का जो वजह है वो है अवाम की ताकत, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी लोग आते हैं वो अवाम के वोट की ताकत से आते हैं, तो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम अवाम की खातिर ये चीज हमने करने की कोशिश की। अगर तमाम लोगों ने ये समझा कि इसकी बजाय फिलहाल जो है बेंच, देखिए ये जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान, और उसके बाद बाकी तमाम पार्टीज ने भी उस पर साइन किया था, उसके अंदर ये इस अदालत का एक पॉइंट था कि ये अदालतें बनाई जाएंगी, आईनी अदालत। लेकिन इस वक्त अगर तमाम सोचते हैं तो हम हुकूमत होते हुए और हुकूमती इत्तेहादी हमारे भी होते हुए ये समझते हैं कि ज्यादा अहम बात यह है कि तमाम लोगों के कंसेंसस हो, जिसमें वकला की बॉडीज को भी एतराज ना हो, जो जितनी पार्टीज है पार्लियामेंट में वो भी समझे कि ये एक अच्छी बात है, ताकि आईनी तरामी एक मजबूत तरीके से आए। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि ठीक है, अगर ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर मुतमईन हैं कि बेंचेस इस वक्त के लिए बेहतर है और हम उसको बना के करके देख लेते हैं, इफ इट वर्क्स तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इफ इट वर्क्स तो बहुत अच्छी बात है। सेंटर सरमद अली साहब आपकी तरफ होंगे सर। आईनी अदालतों से मामला शुरू किया पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा पेश थी, बिलावल साहब सबसे ज्यादा आगे थे और परसों और कल भी बड़े खुशी से कह रहे थे कि जी मुतफिक हो गया, मुतफिक। आईनी अदालत से मामला शुरू हुआ, आईनी बेंच तक आ गया। बेंचेस की बात तो पीटीआई भी कही थी, कल लतीफ खोसर साहब प्रोग्राम में बार बार कह रहे थे कि जी आप बेंचेस बना लें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अदालतों पे मत जाएं, क्योंकि एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसके लिए इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है टीम में, और हमारे जो हालात है माशी उस पर हम इतना मजीद बार नहीं डाल सकते। वही जो बरातें हैं, जो पाकिस्तान प्रिविलेजेस हैं, जो सैलरीज हैं, जो फिर उनकी छुट्टियां हैं 3-3 महीने की हो जाती हैं, वो खुद भी इस बात को अग्री कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि 200 केसेस हैं आईनी, तो उनको निपटाने के लिए आप बेंचेस बनाते जाएं और जी वो निपटाएं उनको। इसमें ये कि नया सिस्टम डालेंगे, वो 2 महीने में केसेस सुन लेगा 200, फिर उसके बाद क्या करेंगी वो अदालतें, तो वो तो बैठ के सिर्फ अवाम के पैसों के ऊपर मजे करेंगी। तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए बेंचेस बनाए, तो क्या फिर बेंचेस तक ही मामला तय हो गया है या कुछ और भी इसके अंदर शामिल है? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आइडियली जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस पे बिलीव करते हैं, और उनकी ख्वाहिश थी कि जो भी फैसला हो वो कंसेंसस बेस्ड हो, उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके फैसला किया जाए। जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में जब आइन बन रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके आइन साजी की थी, और बाद 18वीं तरमीम भी अगर आप देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम की थी। तो उस कंसेंसस को ध्यान पे रखते हुए था कि किस तरीके से हम कंसेंसस अचीव कर सकते हैं।
मौलाना की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तकाजा था। तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं है कि अगर एक इंडिपेंडेंट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कायम हो जाए, जिसका अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है वो प्रॉपरली आइन में लिखा हो कि किस तरीके से उसको अपॉइंट किया जाएगा, ना कि वो परमानेंट हो। ये ना हो कि जिसका दिल जब भी चीफ जस्टिस का दिल चाहे उसमें एक आदमी को एक जज को शामिल कर ले या एक को निकाल ले, दो को शामिल कर ले, ये ना हो, विम्स के ऊपर ना हो, एक परमानेंट हो और उसका जो उसमें अपॉइंट जजेस की तकरीरी का जो तरीकाकार हो वो भी उसके आइन में दर्ज हो। तो बेसिकली ये जो है बेसिकली ये कंसेंसस है और मैं ये समझता हूँ कि एक कदम है इन राइट डायरेक्शन। अच्छा, बिल्कुल एक कदम है एक राइट डायरेक्शन का, एंड एवरीबॉडी प्रोबेबली इज क्वाइट कंसर्न्ड एंड हैव द सेम ऑन द सेम पेज। बट द पॉइंट अगेन, इसके अलावा और कोई चीज है जो कि हुई है? और फिर ये जो बातें मीडिया में चलती रही थी कि जी चीफ जस्टिस का इख्तियार मतलब कम हो जाएगा, सुमोटो का एक्शन कम किया जा रहा है, और फिर वो एज का जो मामला था सारा। अभी आपने एक मिनट पहले बात की थी कि लतीफ खोसा साहब का आपने रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा कि 200 केसेस हैं, उसके लिए एक कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। इस वक्त 61,000 केसेस, तकरीबन 60,000 से ज्यादा केसेस जो है ना वो पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनके लिए टाइम नहीं है। आईनी केसेस का कहा था कि आईनी केसेस 60,000 साल से 60,000 केसेस आ गए। वो कहते हैं 200 आईनी केसेस हैं, लेकिन ये जो 200 आईनी केसेस है ना, ये 90% टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इन 200 केसेस के ऊपर लग जाता है। और इसीलिए जो इनकी जो तादाद है ना केसेस की, वो 60,000 तक इसलिए हो गई है क्योंकि ये 200 केसेस के ऊपर जब 90% टाइम लग जाएगा और 60,000 केसेस के लिए 10% टाइम बचेगा तो फिर ऑब्वियसली नहीं हो सकेगा। तो अगर एक बेंच होगा तो वो ये 200 देख लेगा और बाकी जो बेंचेस होंगे और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो बाकी 60,000 केसेस को देखेगा और फिर मुझे उम्मीद है कि उसको जल्दी फैसला करेगा। क्योंकि असल मसला जो है वो एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम आवाम को देना है। इस वक्त आवाम 30-30 साल 40-40 साल अपने मुकदमों के फैसलों में लग जाते हैं। जिसको सजाए मौत होती है, जिसको सजाए मौत होती है, उसको जिसको उम्र कैद होती है, वो जेल में मर जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसका फैसला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जब मुख्तलिफ औकात में कोर्ट्स में जाता रहा तो मुझे पता चला प्रॉपर्टी केसेस 50-50 साल से चल रहे हैं। 60 साल से ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने जब कॉलोनी बनाई और तो जैसे गुलबर्ग लोहार बना तो उसके लिए जमीन ली गई, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको उसके एवज जो देना था उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। तो अगर इस किस्म की चीज़ों पे ये हाल होगा हमारा जुडिशरी का तो ऑब्वियसली फिर मसाइल होंगे। अब लोग रुलते हैं कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में रुलते हैं, हाई कोर्ट्स में रुलते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में रुलते हैं, उनकी अपीलें नहीं सुनी जाती, उनके मुकदमे नहीं सुने जाते, तारीख पर तारीख लगती जाती है। जब तारीख पर तारीख लगती जाएगी तो ऑब्वियसली जो आवाम है उनके लिए मसले क्रिएट होंगे। असल चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम का, चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो या एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो, उसका बेसिक मकसद जो है वो आवाम को रिलीफ देना और आवाम को के फ़ायदे के लिए वो बनता है। अगर हम आवाम के फ़ायदे को सामने नहीं रखेंगे और अपनी नज़र में नहीं रखेंगे और ऐसा सिस्टम चलाएंगे जो आवाम के फ़ायदे से बाहर होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें डिलेज होंगी, उसमें मसाइल होंगे, उसमें इनएफिशिएंसी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि एक सिस्टम इस किस्म का बनाया जाए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ज़रिए हो या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ज़रिए हो, जिसके अंदर आवाम को जल्दी इंसाफ मिले और जिनके 60-60 साल 50-50 साल 40-40 साल के केसेस मुलतवी हुए हैं कोर्ट्स में वो सुने जा सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है उसको जो बेंच सुने या कोर्ट सुने।
जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो सीनियर जजेस हैं, लाइक उन्होंने चीफ जस्टिस का जिक्र किया, उन्होंने कहा उनके साथ जो जजेस, जैसे माजी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा कि कोई बेंच बनता रहा है तो वो उनको लीड करें जो सीनियर हो, और ताकि उसके बाद वो जल्दी जल्दी उनको वाइंड अप करें। तो ये एक अच्छा खुशाइन एक्ट हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वापस शुजा मंसूर साहबा आपकी तरफ आऊंगी। शुजा मंसूर साहबा, आज फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर मैं देख रही थी कि एक चीज का बड़ा जिक्र हुआ, अली मूसा गिलानी साहब ने भी जिक्र किया, और उससे पहले जो है वो बात कर रहे थे उमर अयूब साहब और बेस्ट गौहर भी। तो बात हो रही थी इस हवाले से कि जी ये जो कल जैन कुरैशी साहब की वाइफ का वाला जो वाकया हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था, जिसके ऊपर ओवरऑल कंडेम किया जा रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से, बड़ा बड़ा खुल के कंडेम किया गया। अली मूसा गिलानी साहब ने उसको कहा, इसी तरह से पीटीआई उसके ऊपर बात कही थी। लेकिन जब मैं अता तार साहब की स्पीच सुन रही थी वहां में, तो वहां पे वो ये जिक्र कर रहे थे कि जी माजी में मरियम बीबी के साथ क्या हुआ, अदी फरियाल के साथ क्या हुआ, तो वो उसका जिक्र कर रहे थे। तो क्या हम लोग आज भी इस बात का जवाब मतलब यही रह देंगे हमेशा कि जी चूंकि हमारे साथ गलत हुआ तो हम भी सामने वाले के साथ गलत करेंगे, या सामने वाले के साथ जो गलत हो रहा है वो ठीक हो रहा है चूंकि हमारे साथ गलत हुआ? लेकिन गलत को गलत कहना या कंडेम करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? एक वजीर इत्तलात हैं अता तार साहब, एक मेच्योर और एक अहम पोजीशन रखते हैं, उनके मुंह से इस तरह की बात आना थोड़ी सी मुझे जो है वो अजीब भी लगा, क्योंकि हम सब जो खवातीन पाकिस्तान में मौजूद है 52% हम लोगों का, 51% हम लोगों का जो है वो इस वक्त जो है रेशो है, और खवातीन की जो इज्जत और जो एहतराम है वो सब पर लाजिम मलजूम है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ ये बात हो रही थी तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी बात लगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये एक चीज पॉइंट मैं कहना चाह रही थी कि लतीफ खोसा साहब की आपने जिक्र किया, काफी चीजें वो आप कह रही हैं कि आगे बताते रहे। अब अगर आपके वो टीवी शोज पे ये सारी चीजें बताते, अपने सजेशंस बताते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने एक मुसवदा जो कि बारहा मौलाना भी उनको कहते रहे, बाकी पार्टीज भी कहती रही कि आए, एक कमेटी का वो हिस्सा थे, उसमें भी वो नहीं आए जो 16 को हुई, बहरहाल आज आ गए, तो आके वहां पे सजेशन देना जहाँ पे आइन साजी हो रही है, जहाँ पे कि ये सारा कुछ हो रहा है, वहां पे उन्होंने बात नहीं कर। ये जो बेंच का मामला है ये तो वहीं पे ही हुआ है ना फाइनलाइज, ये आज जब भी तो वहीं से खबर निकली है मैडम। लेकिन पीटीआई ने अपना कोई मुसवदा आज भी नहीं दिया, ये मौलाना की तरफ से और दीगर पार्टीज की तरफ से। बहरहाल ये तो मैं एक वैसे पॉइंट बना रही थी। जहां तक आज की आपने बात की, देखिए बिल्कुल हमने इस चीज को कंडेम किया है, कोई इस चीज को ये नहीं कह रहा कि इसको हम कंडेम नहीं करते, ना अता तारक साहब और ना ही किसी और ने ये कहा कि हम इन चीजों को कंडेम नहीं करते। उमर अयूब साहब ने जितनी भी बातें की, उन्होंने बताया कि ऐसे हुआ या ये हुआ, तो हमने बतौर एज अ पार्टी भी और हमने जितने टीवी शोज पे देखा, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी के साथ हुए तो वो उसको आए, हुकूमत उनके साथ खड़ी है बिल्कुल। लेकिन अता तारक साहब ने सिर्फ एक चीजें याद कराई है, देखिए ये हिस्ट्री का हिस्सा है, ये दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड। वो ये नहीं कह रहे कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं जो आज हो रहा है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो लोग कहते हैं कि औरत की इज्जत होनी चाहिए, आज जो लोग कहते हैं कि बहन बेटियों की तकरीम होनी चाहिए, आज जो लोग आके कह रहे हैं कि खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, क्या उनको हमें याद कराने का हक नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने किस तरीके से ये रवायत डाली। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2018 के इनके इलेक्शन से पहले ये रवायात नहीं थी, सियासी इख्तिलाफ जरूर होता था, बहुत ज्यादा होता था, लेकिन बहन बेटियों को पकड़ के घसीट के जेलों में डालने की रवायात नहीं थी, इन्होंने शुरू की। तो उसका मकसद ये था सिर्फ एक याद दहानी कराना कि ऐसा होता रहा। उसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उसको हम कंडेम नहीं करते, हम कंडेम भी करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि बिल्कुल हम हुकूमत किसी भी शख्स के साथ अगर कोई ऐसी ज्यादती हुई है, किसी की खवातीन के साथ, अगर किसी का भी चार दीवारी का वो हुआ है, तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। ठीक हो गया है। सेंटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? सारे देखिए मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। एक तो मेरे ख्याल में किसी के साथ भी जो फैमिलीज हैं वो बिल्कुल अलहदा होनी चाहिए सियासत के साथ, किसी के साथ उस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये एक, जैसे मैडम ने कहा, ये एक ऐसी रवायत है जो पहले नहीं थी। पहले ये नहीं होता था कि आप किसी की बीवियों को, बेटियों को, बहनों को गिरफ्तार कर लेते थे, माँ सिवाय मार्शल लॉ दौरों में हुआ, लेकिन उसके अलावा सियासी हुकूमतों में इस किस्म की चीज़ नहीं होती थी। लेकिन ये रवायत बदकिस्मती से पिछले 4 साल में 4 साल की जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें डली, जिसमें जैसे कहा कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को चांद रात में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से आप देखें कि मरीम नवाज साहबा को जिस तरीके से कराची से गिरफ्तार किया गया, ये अपने वालिद के सामने से गिरफ्तार किया गया, और जिस तरीके से कराची में उनके होटल रूम को के ऊपर जो हुआ वो सब के सामने है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम शायद सबक नहीं सीखते। मेरे ख्याल में ये जो वाकया हुआ, इसकी अब 2 बातें चल रही हैं। अभी कहीं ये भी आ रहा है कि गालिबन जैन कुरैशी साहब की जो वाइफ हैं उन्होंने उसको रिफ्यूट किया और कहा कि ये नहीं हुआ, बट आई डोंट नो ये सही है या गलत है, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन मैंने ये अभी कहीं देखा कि उन्होंने रिफ्यूट किया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। बट इन एनी केस इस किस्म का वाकया नहीं। इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, तो स्पीकर साहब ने आज उसको इंडोर्स किया ना, जब बात हो रही थी तो स्पीकर साहब ने इस बात को इंडोर्स किया जी, फ्लोर ऑफ द हाउस। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी की भी फैमिली के साथ, खवातीन स्पेशली खवातीन के साथ इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम ये जो प्रेसिडेंट डाल रहे हैं ये गलत डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, प्रेसिडेंट अभी नहीं डाला, एक मिनट, ये प्रेसिडेंट अभी नहीं डाला, ये 2018 से 2022 के दरमियान डाला, क्योंकि बुनियाद गलत रखी गई। तो मसला ये है कि अब भी चल रहा, होना नहीं चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए जो दूसरों ने किया। ठीक, हमें वो नहीं करना चाहिए जो दूसरों ने किया, यानी कि जो गलत है वो गलत है और उसको हर एक को कंडेम करना चाहिए। बहुत आपकी बात दुरुस्त है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेने के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं आईनी तरमीम के ऊपर, जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके पेश नजर उसके ऊपर भी बात हो रही है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊंगी वापस शिजा मंसूर साहिबा। एक चीज और भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो हम देख रहे हैं हालात, वो ये कि जिस किस्म का वाकया कल रात को पेश आया, उस किस्म के वाकये से बचने के लिए एक चीज और भी फ्लोर ऑफ द हाउस आज सुनी गई कि जी अपने ही लोगों को कैद कर दिया है केपी के अंदर जो है वो पीटीआई ने। तो ये तो फिर जो रात का जो वाकया हुआ है जैन कुरैशी साहब वाला की वाइफ के साथ अनफॉर्चुनेट, तो उसके पेश नजर ही तो ये हालात बने हैं, पीटीआई वाले कहते हैं, और फिर हुकूमत कहती है कि नहीं ये वो, तो वो ये कहते हैं कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम है एज ए हुकूमत, एज ए गवर्नमेंट। इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे लोग अगवा हो या उनको उठाया जाए, उनको इसी तरह से पिक किया जाए। देखिए, इन्होंने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद और मुखालफत बराए मुखालफत करनी होती है। आपने इस जमात की हिस्ट्री को भी हम मद्देनजर रखें, और इन्होंने किस तरीके से गलत बयानी हर बात में करनी होती है। और अभी आप देख लें कि इन्होंने ये सारा पहले तो ये आईनी तरामीम के अंदर एक सारी सियासत लाना, ये भी इन्होंने किया। उसके बाद अब इन्होंने अपने लोगों को वहां हमने किया हुआ है जी, वहां पे बैठे हुए हैं, ये है वो है, ये तो सारा इनका मनगढ़ंत बातें है ना। अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का वाकया हुआ है, हम कहते हैं कि ये आए, बिल्कुल हम इनके साथ हैं। स्पीकर साहब ने भी आज कहा कि वो भी इस चीज में बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, हुकूमत भी उनके साथ खड़ी। लेकिन एक अगर प्रोपेगेंडा बना दिया जाए तो फिर वो प्रोपेगेंडा तो फैलता ही जाता है ना, फिर उसको तो आप कहीं पे जाके रोक नहीं सकते। फिर ये तो कोई भी गलत बात करके उसको फैला देंगे। अभी आप देखिए, इन्होंने कहा जी हम धरने करेंगे, हम ये करेंगे, किस तरह ललकारते थे इनके सीएम कि हम यलगार कर देंगे, हम वफाक के ऊपर यलगार कर देंगे, एक दूसरे सूबे पे उन्होंने कहा यलगार कर देंगे, एक सूबे की पुलिस को दूसरी पुलिस के सामने इन्होंने खड़ा कर दिया, इन्होंने कहा हम जेल जाएंगे। कितने दिन इन्होंने दिए थे, वो दिन गुजरे तो मेरा हाल है उससे डबल दिन ऑलरेडी हो चुके कि हम जेल चले जाएंगे। ये सारी बातें तो ये करते हैं, कानून तोड़ने की बातें ये करते रहते हैं, लोगों को उकसाने की बातें, लोगों को मुश्तिल करने की बातें। यंग लोगों के जो जहन होते हैं उनकी जहन साजी इस तरीके से करते हैं कि वो मुश्तिल हो,
कि वो उनको इंसाइट करते हैं वायलेंस की तरफ। ये लोग सारा कुछ करते रहे और फिर सब लोगों को तैयार करके जहन साजी करके लेके आते हैं, खुद इनके लीडर्स गायब हो जाते हैं। कहाँ थे इनके लीडर्स, मुझे ये बताएं। पिछली जितनी भी धरने वगैरह हो, इनके लीडर्स तो छुपे रहते हैं और अपने जो इनके कारकुनान होते हैं इनको वो लाके छोड़ देते हैं कि ठीक है इनके साथ जो कुछ होने हो। और अगर ये उसी तरीके से दोबारा रिएक्ट कर दे, क्योंकि इनको मुश्तिल किया होता है, जैसे कि 9 मई का एक वाकया, बहुत बड़ा वाकया पहले हो चुका, जहाँ पे इन्होंने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, जहाँ पे इन्होंने फौजी तंसीबात पे हमले किए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को खतरे में डाल दिया। अभी हम बातें तो सारी इनकी तरफ से इस तरह की होती है। ठीक है, बैरिस्टर इसरार अहमद भी मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से, उनकी तरफ भी जाऊंगी। बैरिस्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। बैरिस्टर साहब, बात शुरू हुई थी आईनी अदालतों के कयाम से और बात आके खत्म हो गई है जी आईनी बेंच बनेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ मुसवद्दे पर ताहाल खफा खफा नजर आ रही है। क्या हो गया है? किसी बात पे तो इत्तेफाक करें। रिदा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया और तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सबको मेरी तरफ से मदबाना सलाम अर्ज़। देखें, आपके जो मुल्क की बुनियाद है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप एक चीज हम जो जर्नल होगी और आपके प्रोग्राम के से जितने भी जो सुनते हैं हमें, उन तक ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने ये जानना होगा कि आप कानून पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करने नहीं जा रहे, बल्कि आप आइन में तब्दीली करने जा रहे हैं। और ये वो आइन है जिसकी पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इस आइन पे है। आप मुझे ये बताएं, और मैं आपसे भी ये सवाल करता हूं कि क्या जो मसवदा तैयार किया, जो प्रपोजल बनाया गया है, क्या आपने देखा, क्या इस कौम ने देखा? हम ये कहते हैं कि हम ये जो आइन में तब्दीली करने जा रहे हैं ये मुल्क और कौम के मफाद में करने जा रहे हैं। हम ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि जब भी आप मुल्क और किसी आइन में या कानून साजी करना चाहते हैं, आइन बनाना चाहते हैं मुल्क के मफाद में, हमको इकट्ठा बैठना चाहिए। लेकिन ये कुछ सवालात हैं जो हमने और आपके जरिए और आपने पूछने हैं कि ये जो मुल्क और जो आइन में तब्दीली करने जा रहे हैं, जो मुल्क कौम के मफाद में करने जा रहे हैं, क्या वो जो प्रपोजल आपने पेश करना है वो आप मीडिया को दिया, इस कौम को दिया? इसमें आपने बहस की? आपने जब 18वीं तरमीम जब आपने वहाँ की तो उस वक्त जो पिछली तरमीम की, आपने 2 साल तक वहाँ पे उस पर बहस मुबासा किया। आप आइन में तब्दीली करने जा रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, आपकी जो रिजर्व सीट में उस पर फैसला नहीं हुआ। आप इस वक्त जो हुकूमत जो इंस्टॉल की गई है, जो हम पे इस कौम पे मसलत की गई है, ये फॉर्म 47 कहते हैं, इसके पास मैंडेट नहीं है कि वो आइन में तब्दीली करे। आप जब भी किसी मुल्क के अंदर आइन में एक बड़ी तब्दीली लेके आते हैं तो आप उस बेसिस पे एक इलेक्शन का इनकाद करते हैं और कौम को बताते हैं कि हमने आइन में ये तब्दीली करने, जो सिविलाइज माशरे होते हैं उसमें ऐसे किया जाता है। तो ये वो सवालात हैं, आप इनसे पूछे कि आपने अभी तक ये जो मसवदा है, जो प्रपोजल है, आपने इस कौम के सामने पेश क्यों नहीं किया? ये है वो हमारे कंसर्न। और फिर ये देखें, इनको इतनी जल्दी क्या है, यानी इसकी जो टाइमिंग है, इट रेजेस सीरियस कंसर्न्स एंड इश्यूज कि इतनी जल्दी में आप ये आइन में तब्दीली क्यों करना चाहते हैं? आप इस पे वक्त लिया जा सकता है, इस कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है, इसमें बहस मुबासा किया जा सकता है। ये वो सवालात हैं जो हम भी पूछते हैं और जो आपको भी पूछने चाहिए, जो मीडिया को पूछना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हम ये सवालात नहीं पूछेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जब आप इस पे जब हम बात करते हैं, हम अपने कंसर्न रेज करते हैं, ये 9 मई की तरफ मामले को लेके जाते हैं। इन्होंने पीटीआई ने 9 मई में क्या किया हमने 9 मई में? हम ये कहते हैं, हमारा एक छोटा सा सवाल है कि अगर पीटीआई का कोई शख्स, कोई लीडर 9 मई में मुलव्वस है, उसको सजा दी जाए। हम एक ही छोटा मुतालबा करते हैं, इसमें आप जुडिशियल कमीशन बना दें, इंक्वायरी करें और हमें वो
जो वीडियोस बनी हुई हैं वो हमें दिखा दें कि अब पीटीआई के कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। एक छोटी सी बात करते हैं, आप उधर लेके आते हैं। देखें, अगर हमारी सिविल सोसाइटी, इस मुल्क में बसने वाले लोग, हमारा मीडिया, अगर इस वक्त ये हक और बातिल की जंग है, हक के साथ खड़ा नहीं होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो जमहूरी निज़ाम है, जिसको हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से इंश्राइन की है, उसकी जो हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो खतरे में है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग मुसल्लत हैं, इनका न तो जमहूरियत के साथ ताल्लुक है, न इस मुल्क की फलाह बहबूद के साथ किसका ताल्लुक है। ये लोग आते हैं, मुल्क पे कब्जा करते हैं, और जब ये हुकूमत में आते हैं, हुकूमत इनका कारोबार है, ये पैसे बनाते हैं, मुल्क पे कर्जा लेते हैं और इस कर्जों को लूट के अपने ऑफशोर कंपनी में डालते हैं। मैं ये समझता हूँ यही इनका एक माटो, एक मकसद है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम ये कंसर्न रेज कर रहे हैं। हम कभी भी जब मुल्क और कौम के मफाद में कोई कानून साजी की जाएगी, उसमें और जो राइट टाइम पे की जाएगी, और एक बावकार जो एक जो पार्लियामेंट जो मैंडेट लेके आएगी, जब वो करेगी तो हम उसमें सबको साथ लेके चलेंगे और इसमें कानून साजी करेंगे, ताकि इसमें बता दें। बाकी सारी बात आपने भी कर ली, अब मुझे टू द पॉइंट बता दें। आईनी अदालतों के कयाम पर तो मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन बेंच पे मुत्तफिक हैं। आप मुझे बताएं कि हम ठीक, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, हम बेंच ये कह रहे हैं कि एक तजवीज़ आई है कि आप एक आईनी, उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच बना दें। अब मुझे ये बताएं, आपके पास क्योंकि इसकी रिक्विजिट होती है ना, वो बेंच कौन बनाएगा, उसमें कौन से जजेस होंगे, उनका इंतखाब कौन करेगा। आपने अगर बताया कि इसमें जुडिशल कमीशन होगा, जुडिशल कमीशन में वो कौन से लोग होंगे, उसमें जजेस भी होंगे या नहीं होंगे, उसमें चीफ जस्टिस भी होगा या कि नहीं होंगे, वो कौन से मेंबरान जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। तो ये बात सुने ना, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ लतीफ खोसे साहब थे ना मेरे प्रोग्राम में कल, अभी ये शिजरा मनसब साहिबा कह रही है कि वो ना लतीफ खोसा के मैं कोट करी थी सेंटर सरमद को भी और शिजरा मनसब साहिबा को भी, तो वो ये कह रही थी कि लतीफ खोसे साहब अगर ये बता रहे हैं तो उनसे कहना कि जो आज कमेटी में जब हो रही थी डिस्कशन तो मसवदा पेश कर देते। लतीफ खोसे साहब अच्छा मशवरा दे रहे थे, वो कहते कि जी आईनी बेंच की जो बात है आप इसी तरह से कर लें कि जो है वो चीफ जस्टिस भी हो उसमें और उसमें जो सीनियर जज हो वो हो, तो इस तरह वो, तो ये आप क्यों नहीं दे देते ये मसवदे में अपने, क्योंकि वो तो मांग रहे हैं ना आपसे भी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अच्छी बात की। मैं ये कहता हूँ कि उसमें वो कौन कौन से लोग हैं, उनका इंतखाब कौन करेगा। हम क्या चाहते हैं कि हम जो जुडिशरी है, लतीफ खोसा साहब आपके सीनियर हैं और बड़े अच्छे वो सीजन्ड वो है क्या कहते हैं एडवोकेट हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे यही रुकते राशिद सुमरो साहब की तरफ भी जाती हूँ, जरा JUI का भी पूछ लूँ मौकिफ। राशिद सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। राशिद सुमरो साहब हर मीटिंग में साथ साथ बैठे थे आप मौलाना के, कोई मीटिंग ऐसी नहीं है जो मिस हुई, और पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जो है ना जब बात कर रही होती है तो फिर कह भी रही होती है कि जी राशिद सुमरो साहब जो है ना वो बड़े नाराजगी आपसे हो रही होती है क्योंकि आप सच सच बोल देते हैं बातें। अब सच सच बता दें जल्दी से कि क्या फाइनल हुआ है। अदालतों से शुरू हुआ था, बेंच पे बात आके खत्म हो गई, अब वो बेंच भी कौन बनाएगा, एक नया रोला डल गया है जी, और उसमें कौन कौन होगा, क्या होगा। बैरिस्टर स्टार साहब कह रहे हैं PTI को मना लेंगे आप लोग। मेरा ख्याल ये है रिदा कि सच यही है कि मेरे पास तमाम चीजें अपनी पार्टी की तरफ से इसलिए अमानत हैं कि अभी उस पर डिस्कशन चल रही है, पीपल्स पार्टी और JUI। क्या कहा था? हाँ जी मैंने क्या कहा था जी, मैं तो सच बता रहा हूँ ना आपको। तो सच यही है कि मैं अभी कोई अंदर की बात आपको इसलिए नहीं बता सकता कि वो अभी डिस्कशन के मराइल में है, जैसे ही खत्म होगा तो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि PTI को मेरा ख्याल नहीं कि हम नहीं मना सकेंगे। जो मुसवदा है वो JUI का तैयार करदा है, न कि हुकूमत का तैयार करदा है, और JUI के लिए अव्वलीन तरजीह मुल्क है, आइन है, पार्लियामान है, अवाम है, और उसके बाद फिर जमातें और शख्सियात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को इस पे हम मनाने में कोई कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपके
ऊपर एक बैशिंग और क्रिटिसिज्म चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, सिवियर किस्म का, आपको पता होगा कि आपके मसविदे में, या आपने ये एक आपने रिकमेंडेशन दी है कि जी वो जो खास तौर पे इस हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके हवाले से भी, तरमीम के हवाले से आपने कुछ बात की है और उसके अंदर है, मैं एग्जैक्टली तो कोट टू कोट नहीं वर्ड कर पाऊंगी अभी इस वक्त, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपके उससे चल रहा है कि JUI चाहती है, जबकि लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब इतने दिनों से बड़े वोकल हुए हुए, वो तो कहते हैं कि जी जितना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट का किरदार पार्लियामान से और इन मामलात से दूर हो वो ज्यादा अच्छा है, वो ये कहते हैं टीवी पे आके, लेकिन रिकमेंडेशंस वो उनके हक में दे रहे हैं सारी। बात यह है कि रिकमेंडेशंस हमारी हैं, हमारी रिकमेंडेशंस आइन से मावरा नहीं है, इंसानी हुकूक से टकराव नहीं कर रही, अवामी मफादात से टकराव नहीं कर रही। और पार्लियामेंटेरियन का काम यही होता है कि पार्लियामेंटेरियन असेंबली में बैठकर कानून साजी करे। अगर कोई कानून साजी अदालती इस्लाहात के हवाले से हो रही है तो JUI को तो रोज अव्वल से मौक़िफ़ है कि अदालत के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अदालती निज़ाम है वो इस तरह इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि उसके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए ताकि बेहतर निज़ाम हो सके। उसकी बेहतरी के लिए अगर JUI कोई किरदार अदा कर रही है तो हम तैयार हैं। अलबत्ता जो मुसवदा लाया जा रहा था, मौलाना साहब ने वाज़े कह दिया है कि न कल उसके साथ थे, न आज है, न आइंदा कल उसके साथ होंगे। हमारे मुसवदे पे आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो नंबर पूरे करें और जाके अपना बिल पास करवाएं। आपके मसवदे में क्या है, कोई तो बात बता देना जी, आपके मसवदे में क्या है, वो तो थोड़ा सा कोई हमारे बोल देना। मुसवदे में आइन अदलिया की इस्लाह है। सुन लें कानूनदान ना, जो अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, आप सुन लें। अदलिया की हम्म। इस्लाह है, हमारे मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, हमारे मुसवदे में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, हमारे मुसवदे में वो चीजें हैं जिससे शख्सियात को फायदा या नुकसान नहीं होगा, इदारों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी और पाकिस्तान का आइन मजबूत होगा। अच्छा, तो जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर मामला चल रहा था कि जी उनका जो सू मोटो का इख्तियार है वो वापस ले लिया जाएगा, और जब जो है एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा था, जिसपे मैंने ही अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा मजाक किया जो बड़ा वो हो गया, लोगों में मशहूर भी हो गया। मैंने कहा एज आप इतनी बढ़ाते जा रहे हैं तो पाकिस्तान के बच्चे और अवाम ये कह रहे हैं पुरजोर, उनकी जो है ना वो फरमाइश है कि जी हम पीछे से आ रहे हैं और आगे जगह तो है नहीं नौकरियों की, क्योंकि जो जो रिटायर हो रहे हैं उनकी एज में इजाफा होता जा रहा है या उनको दोबारा लगा दिया जाता है सारे लोगों को। तो एक काम करें, आप उसमें मसवदे में टिल डेथ ही लिख दें, बात ही खत्म हो जाएगी तो एक ही दफा। ने पार्लियामेंट में वाजे कह दिया था कि एक्सटेंशन के हम हामी नहीं हैं और उम्र के जो है इजाफे के हम हामी नहीं है। जब ये चीज पार्लियामेंट पे ऑन फ्लोर JUI कह चुकी है तो आप ये यकीन रखें कि इस मुसवदे में न एक्सटेंशन है न उम्र का इजाफा है। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद सुमर साहब आपका और बैरिस्टर स्टार साहब आपका धन्यवाद में आने का बेशुक्रिया कि टाइम खत्म हो गया मेरे पास बिल्कुल भी। नाजरीन, मुसवदे में क्या है क्या नहीं है ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। बात शुरू हुई थी आईनी अदालतों से, पहुंची है अदालती बेंच तक। वो कहते हैं ना कि वहां से शुरू हुए थे और वहां पे आके गिरे, तो ये हालात तो इस तरह से हुए। लेकिन ये कि जो भी हो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें उस तरह से पहुंच गई हैं कि जिसमें बहुत आपस में चीजें उलझ गई हैं। चीजों को सॉर्ट करना चाहिए, सुलझाना चाहिए, ना कि मजीद इनको उलझाते रहें आप इस तरह की चीजें लाके कि जिसमें लोग उलझ के रह जाएं। लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तानी कोर्ट्स में इस वक्त ठीक ठाक केसेस पेंडिंग में है, और हमारे अदलिया को भी अपना एहतसाब करना चाहिए इस एतबार से कि जो है ना मुहासबा करना चाहिए कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। 100 साल बाद किसी केस का फैसला आता है तो वो तो पूरी नस्ल एक उड़ जाती है और उसके बाद फैसला आ रहा होता है। तो इस चीज को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पे सीरियस लेवल पर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और अपने लिए भी चीजों को करना चाहिए। ये हमारी अदलिया का काम होना चाहिए बिल्कुल। इसी के साथ जी अपनी मेजबान बसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।